तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का ये चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। इसको फोर्स कहते हैं, बट ये एक टिपिकल डेफिनेशन नहीं है, ये थोड़ा बच्चों जैसा लगता है। तो मैं आपको एक फोर्स का साइंटिफिक डेफिनेशन बताती हूँ। एनी एक्सटर्नल एजेंट that changes the state of a body is known as force। तो फोर्स किसको किसको कहते हैं? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो बॉडी के स्टेट को चेंज करे, या फिर इसके शेप और साइज को चेंज करे, या पोजीशन को चेंज करे, या डायरेक्शन को चेंज करे, इसको क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ये एक थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन है, आप इसको याद करके रख सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या चेंज करता है, ये पहले जानते हैं हम लोग। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज पोजीशन। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। तो फोर्स ये सारा कुछ कर सकता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पे हम लोग फोर्स लगा के इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे है तो इसको मूव करवा के हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये पोजीशन में चेंज हो गया। और कोई भी बॉडी का अगर बड़ा है, इसको हम लोग फोर्स लगा के इसको छोटा बना सकते हैं, तो ये शेप और साइज में चेंज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स कितने तरह का होता है। तो फोर्स कितने तरह का होता है? एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज ना करे। जैसे इधर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस बॉडी का जो स्टेट है, या मोशन हो या रेस्ट है, वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि जो बॉडी का स्टेट चेंज ना करे, डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, उसी को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं? जो बॉडी के स्टेट को चेंज करे, चेंजेस द स्टेट ऑफ ए बॉडी ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको चेंज करे, उसको मोशन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जो है वो इधर मूव करेगी 5 न्यूटन के फोर्स के मैग्नीट्यूड से। हम लोग फोर्स को न्यूटन में क्यों मेजर करते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज करेगी, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, ये अनबैलेंस्ड है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये अपना पोजीशन चेंज करेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? दिस इज गिवन बाय न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपना कंडीशन को मेंटेन करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है। जैसे ये बॉडी अगर मूव कर रही है तो ये चाहती है कि बॉडी मूव करते ही रहे, और कोई भी बॉडी अगर स्टेबल है, रेस्ट में है, तो ये चाहती है कि बॉडी रेस्ट में ही रहे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कारण है। आपने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में सुना होगा। इक्विलिब्रियम क्या है? जब कोई बॉडी जो है वो अपने स्टेट को स्टेबल रखना चाहे, यानी कि अपने बॉडी को है वो स्टेबल रखना चाहे, वो अपना स्टेबिलिटी को कायम रखना चाहे, अपना चेंज, अपने जो स्टेट है उसको चेंज ना करना चाहे, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको स्टेबल कहते हैं। तो ऐसा क्यों है?
और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि हमेशा मूव करते रहे, और कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो यही सोचेगी कि वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, वो मूव ना करे। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी बॉडी अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव करते ही रहे? इज दैट पॉसिबल? सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड होता है। फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? ये मोशन को रेसिस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, रेसिस्टेंस फोर्स है, जो कि मोशन को रेसिस्ट करता है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? दो बॉडी के बीच में जो एरिया होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, और ये बॉडी को रेसिस्ट करती है मूव करने से। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हम लोग अगर साइकिल चला रहे हैं और ये पैडल हम लोगों ने मारा, तो ये साइकिल जो है ये मूव करते ही रहेगी, ये रुकेगी ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मूव करते ही रहेगी, ही रहेगी। इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे आता है। दो सरफेस के बीच में हमेशा फ्रिक्शन ऐड लगता है, और फ्रिक्शन लगता है इसलिए बॉडी जो है वो फिर रेस्ट में आ जाती है। ये बॉडी किस चीज में आ जाती है? रेस्ट में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं आगे आपको समझाती हूँ और डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर्शिया क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपना स्टेट को चेंज ना करना चाहे, उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है। इसलिए अपने स्टेट को वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। यानी कि स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है तो उसको इनर्शिया कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो inertia किसको कहते हैं? कि जब कोई बॉडी जो है अपने स्टेट को कंटिन्यू कर, करना चाहे उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कभी ट्रेवल किया होगा बस में, कार में, तो हम लोग जब बैठे रहते हैं तो अगर ड्राइवर जो है वो ब्रेक मारे तो हमारा बॉडी जो है वो आगे आगे की ओर मूव कर जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा बॉडी था वो रेस्ट में था, तो अचानक से ब्रेक मारने के कारण मोशन आ गया, तो हमारा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाया और आगे झुक जाता है। इसलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं, और ये हो गया इनर्शिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इनर्शिया किसको कहते हैं? जब कोई भी बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहे उसी को इनर्शिया कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इसमें सबसे ज़रूरी है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम उसको कहते हैं जब कोई भी वेलोसिटी जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज करे और वो एक्सेलरेट करे, उसी को मोमेंटम कहते हैं। तो चलिए, जब ये मान लीजिए ये कोई ट्रक है तो ये रेस्ट में है, लेकिन अगर ये ट्रक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रही है और किसी पर्सन को अगर ये ट्रक टक्कर मारेगी तो ये इंजरी हो सकती है। बट ये अगर रेस्ट में है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर ये बुलेट है, ये हम लोग ऐसे हाथ में अगर ऐसे लेके रखें तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको एक वेलोसिटी दे दिया जाए तो फिर ये एक पर्सन का जान भी ले सकता है। तो ऐसा क्यों है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो उसके डिपेंड करता है उसके मास और वेलोसिटी पे। ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, यहाँ पे मास पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी वेलोसिटी का अगर हम लोग उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसको एक्सेलरेट करवाते हैं, तो इसमें जो हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी को अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे कहा गया है, और यही हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे मैं डिस्कस करती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे m है जो मास हो गया और a है जो वो एक्सेलरेशन हो गया। और इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ये यूनिट आप हमेशा याद रखिए, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में स्पेशली। तो ये इसका यूनिट हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस माइनस फाइनल मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम तो इसका हो गया इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये u है यहाँ पे। फाइनल मोमेंटम यानी कि मास इंटू भी फाइनल वेलोसिटी हो गया, और इनिशियल मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी बॉल है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये कोई भी क्रिकेट प्लेयर है वो अगर उसको कैच करे तो ये इसको इंजरी भी हो सकती है। यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उसके पास उतना मोमेंटम होगा और वो फोर्स बहुत ही ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। और अगर मान लीजिए कोई टेबल टेनिस प्लेयर है, ये अगर इस टेबल पे खेल रहा है इस बॉल से, तो इससे अगर किसी प्लेयर को हिट होगा तो ये इतना इंजरी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उतना स्पीड नहीं होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बॉल है, मूविंग बॉल, वो अगर हिट करे किसी क्रिकेट प्लेयर को तो ये एक सीरियस इंजरी हो सकता है। एक मैंने आपको लास्ट में अभी फॉर्मूला बताया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मोशन वाले में, जिसमें होता है F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? इफ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। ये सबको याद रहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ तक सबको याद रहता है। बट ये बात जो है ये सब लोग भूल जाते हैं कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है वो दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, इसको अगर हम लोग 5 न्यूटन से खींचे तो ये फ्लोर पे ये मान लीजिए ये है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का इधर। तो ये फोर्स जो है ये फ्लोर पे लगेगी और ये फोर्स जो है ये बॉडी पे लग रही है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, कभी भी सेम बॉडीज पे नहीं लगती हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिए, इसको नोट करके लिख सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन always act on two different bodies। ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं। और इसका सबसे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है। बट जो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का मास अलग होता है। इसलिए, क्योंकि मान लीजिए बॉडी का मास 5 kg है, तो ये फ्लोर का मास जो है मे बी 50 kg हो, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स किसको कहते हैं? जैसे ये बॉडी है, इसको हम लोग 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसको एक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको खींच रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस लग रहा है इस फ्लोर के ऊपर,
उसको हम लोग रिएक्शन कहेंगे। ये इस फोर्स का रिएक्शन है, ये 10 न्यूटन का। ये एक्शन है और ये इस फोर्स का रिएक्शन है, इसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। इसको एक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। यहाँ तक मैं द एंड करती हूँ लेक्चर में। मैं इसके फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें डार्क रूम में कोई भी चीज दिखती क्यों नहीं है? जब हम लोग डार्क रूम में एंटर करें तो कोई भी चीज हमें विजिबल नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? और एक और सवाल, यूनिवर्स में सन है जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है। सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है, स्टिल यूनिवर्स में डार्क है, व्हाई? डू यू हैव एनी आंसर? तो चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लाइट चैप्टर, जो कि क्लास 10 का एक बेसिक चैप्टर है। इसमें मैं आपको के साथ डिस्कस करूंगी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, सो लेट्स मूव। सन से जो रे निकलती है वो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में पड़ती है। दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब ये रेडिएशन निकलती है और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तभी हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि में यूनिवर्स में डार्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके और दिखे। कोई पार्टिकल नहीं है। यूनिवर्स आपको पता होगा कि वैक्यूम है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन द यूनिवर्स। तो चलिए, रिफ्लेक्शन ये होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये वाटर है, ये सन रे आया और ये इस पे इंसिडेंट हुआ और ये वाटर में स्प्रेड हो गया। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करे, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में। जब सी डाइविंग करते हैं तो लाइट जो है वो रेज में नहीं दिखती है, वो पूरा विजिबल नहीं होती है, ये एकदम स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है पूरा। ये मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब मैं बताती हूँ कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके आर पार लाइट नहीं हो सकता। मतलब ओपेक मतलब हुआ कि इस पे जब लाइट रे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट ये एंगल दोनों इक्वल होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इसके दो लॉज हैं। एक की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका दूसरा होता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये आ रहा है ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि अब मैं एक सटीक डायग्राम बनाती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इसको नॉर्मल कहते हैं
इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंगल से कोई भी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट रे स्ट्रक स्ट्रक करेगी, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी। जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे कोई भी बॉडी को स्ट्रक करेगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। यही इसका सबसे बड़ा मीनिंग है, और ये आप नोट करके लिख सकते हैं। और ये जो मैंने यूनिवर्स के बारे में बताया था, ये शायद ही आपने कभी सोचा हो। सो थिंक अबाउट इट। अब मैं चलती हूँ अगले स्लाइड पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक स्पून ले लीजिए। ये तो अच्छा स्पून नहीं है, बट आप समझ सकते हैं इससे। और ये जो इसका इनवर्ड कर्व कर्व है, उसको कॉनकेव मिरर कह सकते हैं। और ये जो आउटवर्ड कर्व है, इसको कन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि इसमें जब इस साइड जब इमेज बनती है तो ये छोटी बनती है, और इस साइड जब इमेज बनती है तो ये इनलार्ज हो जाती है। इसका ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। और प्लेन मिरर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मिरर क्या होता है। इसका एक साइड जो है वो पेंटेड होता है। पेंटेड क्यों होता है? ताकि इसको ओपेक बनाया जा सके, और इससे इस पे जब लाइट पड़े तो ये रिफ्लेक्ट कर सके, तभी ना इसमें इमेज बनेगा। दैट्स वाई सिल्वर का कोटिंग रहता है। हमारे जितने भी हम लोग घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर, उसके बैक साइड में आप देखेंगे कि सिल्वर का एक कोटिंग रहता है, उसी के कारण रिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ कनकेव मिरर का। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड आर कॉल्ड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किसको कहते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कर्व्ड इनवर्ड हो उसी को कनकेव मिरर कहेंगे। और जिसका आउटवर्ड हो उसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसको इनवर्ड हो, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, और इसमें आउटवर्ड हो, इसी को कन्वेक्स मिरर कहेंगे। और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ होता है, ये मिरर के फ्रंट साइड में पार्ट होता है, और इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 × f, ये इसके 2 गुना होता है। इमेज फॉर्मेशन और जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखेंगे तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में और फोकस के बारे में। और इसमें जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर के बिहाइंड होता है। इसमें फ्रंट में होता है, इसमें फ्रंट में होता है, और इसमें बिहाइंड होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। इसमें मैं आपको आगे इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में कैसे होता है। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज होता है जब लाइट जब कन्वर्जिंग होता है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो ये अप ये डाउन। इन्वर्टेड का मतलब होता है जो अप वाली सेक्शन है वो डाउन में दिखे, और जो डाउन है वो अप में दिखे, और वाइस वर्सा। इसी को इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। तो कनकेव मिरर का जितना भी केस है उसमें सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हैं, एक्सेप्ट वन केस जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज होता है वो डाइवर्जिंग ऑफ लाइट से बनता है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जो स्ट्रेट बने। जैसे इसमें अप का पोर्शन डाउन में हो जाता है और डाउन का पोर्शन अप में हो जाता है, ये नहीं, इसमें सीधा इमेज बनता है, उसी को इरेक्ट बोलते हैं। इसके 6 केसेस हैं, तो आप इन सभी को
याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एट इन्फिनिटी जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे होता है तो ये फोकस पे इमेज बनता है। और हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, इसमें बहुत पॉइंट साइज का बनता है और ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है इसका नेचर। और बियॉन्ड सी रहता है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। और डिमिनिश्ड होता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये सारे केसेस आप याद कर सकते हैं। अब अगले सेक्शन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसका डायग्राम के साथ कि कैसे फॉर्मेशन होता है इमेज का। तो चलिए चलते हैं। अब मैं आप लोगों को ये डायग्राम के साथ समझाती हूँ कि कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब इमेज यहाँ पे जब इमेज यहाँ पे इंफिनिटी पे होता है तो ये पॉइंट साइज बनता है और ये फोकस पे बनता है। एक रेडिएशन इधर से आ रहा, एक रेडिएशन ये इधर से आ रहा है, ये इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये दूसरा है जब इमेज जो है वो सी के बियॉन्ड होता है तो ये इमेज है ये इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब जो बी नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ए ऊपर था वो नीचे चला गया। और ये सी बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनता है। और जब ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और ये इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है और इसका साइज सेम होता है। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होता है, ये सी है यहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होता है तो ये ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड बनती है और ये इन्वर्टेड बनती है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस फोकस पे होता है तो ये इमेज एट इंफिनिटी पे बनती है और ये। और 6 है जब इमेज जो है फोकस से बियॉन्ड फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होती है तो ये इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और ये वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। जैसे यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी, इसी को इरेक्ट बोलते हैं। जब इरेक्ट का मतलब है जो ऊपर साइड में हो वो ऊपर ही रहे और जो नीचे का पोर्शन है वो नीचे रहे, इसी को इरेक्ट बोलते हैं। यानी कि सीधा, जो सीधा इमेज बनेगा उसी को इरेक्ट बोलते हैं। तो यही एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। कनकेव मिरर का यूज टॉर्चेस में होता है, सर्च लाइट में होता है और व्हीकल्स में होता है। सर्च लाइट का मतलब है जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं वो एक लाइट लेकर चलते हैं जिसमें से ये रेड लाइट निकलते रहती है, तो उसको सर्च लाइट बोलते हैं। जहाँ भी हम लोगों को कन्वर्जिंग लाइट चाहिए होगा वहां पे हम लोग कनकेव मिरर का यूज करेंगे। जहाँ पे डाइवर्जिंग लाइट चाहिए होगा वहां पे हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। और ये है साइन कन्वेंशन। ये है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। जब हम लोग पॉजिटिव वाई साइड वाई में जाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे। और यानी कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जाते हैं तो इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और जब हम लोग पोल के, इसको पोल बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसको पोल बोलते हैं जब पोल के हम लोग बियॉन्ड जाते हैं लेफ्टवर्ड साइड में तो हम लोग डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लेते हैं। और जब पोल के राइटवर्ड साइड में जाते हैं तो हम लोग इसको पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको मैं सोच रही हूँ आज ही डिस्कस कर लेती हूँ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये एच ओ, और ये है हाइट ऑफ द इमेज, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और ये m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये भी फॉर्मूला है। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f जो है वो फोकल लेंथ है। ये मिरर का फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और कुछ ये इम्पोर्टेंट नोट्स है
इनको आप नोट करके लिख सकते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव लेते हैं। तो ये क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा हो कि जब वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता है तो ये बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी कि अपवर्ड बनता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए हम लोग हाइट ऑफ द इमेज है वो नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि रियल इमेज जो होता है वो नीचे बनता है, हमेशा डाउनवर्ड बनता है। तो डाउनवर्ड में नेगेटिव मैंने आप लोगों को बताया था, और अपवर्ड में पॉजिटिव। तो ये हो गया फॉर्मूलाज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, उसके लॉज बताए थे, और इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? क्या आपको पता है कि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है? मीडियम मतलब क्या होता है? जैसे हवा एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है, तो इसको मीडियम कहते हैं। तो लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी का वेरिएशन होता है। जैसे एयर में डेंसिटी कम होती है, और वाटर में डेंसिटी ज्यादा होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एयर में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर होते हैं। फिर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा होगा। फिर लिक्विड में जो है पार्टिकल्स वो थोड़े नजदीक होते हैं, और फिर जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल एकदम नजदीक होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं एकदम। तो इसको सॉलिड कहते हैं। तो इसलिए लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, क्योंकि डेंसिटी में वेरिएशन आता है इसलिए। तो रेयरर मीडियम का मतलब हो गया जिसका डेंसिटी कम है। जिसका डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डेंसिटी कम है उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे। जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जिसका डेंसिटी ज्यादा हो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, जिसका डेंसिटी कम हो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। तो इसलिए रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड जैसा कि आप लोग को बताया होगा मैंने कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट वैक्यूम में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है उसको रोकने के लिए। तो लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में, उसके बाद एयर में होती है, उसके बाद बाकी सारे कंपाउंड में होती है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो किस एंगल पे बेंड करता है, या फिर कैसे बेंड करता है। तो लाइट रेज इंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रे जो होता है, जो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है, तो फिर वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करता है। यानी कि इसका रियल पाथ इधर था, इधर सॉरी, इधर, बट ये बेंड करके इधर हो गया। इसका एंगल ये हो गया, ये बेंड करके इस पाथ पे चला गया। और जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, तो ये नॉर्मल के से अवे जाता है, यानी कि नॉर्मल से दूर जाता है। ये नॉर्मल है, और ये इसका पाथ इधर होना चाहिए था, बट ये इधर बेंड हो गया, यानी कि नॉर्मल से दूर हो गया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि जब रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स होता है, और डेंसर से रेयरर जाता है तो नॉर्मल से अवे हो जाता है। इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। सो फर्दर हम लोग देखते हैं आगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, वैसा सेम टू सेम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे सेम प्लेन पे होते हैं। ये
पहला लॉ है। दूसरा लॉ है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कि मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है आई, वो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, उसका साइन कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट होता है। साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है। इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि साइन एंगल बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस इन अ पेयर ऑफ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये स्पीड को के किस स्पीड से लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि n21। n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और यहीं पे अगर n12 लिखा रहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसको v1 बाय v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? क्या आपको पता है? लाइट का स्पीड वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है लाइट का। तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, जब हम लोग मीडियम 1 को वैक्यूम या एयर रखें और इसको कंपेयर करें तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये एनएम से रिप्रेजेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैंने आपको बताया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आज मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वो ज्यादा मास पोजेस करता है, बट ऐसा नहीं है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑप्टिकली डेंसर है देन वाटर। जबकि इसका मास डेंसिटी जो है, ये केरोसिन का जो मास डेंसिटी है वो कम है वाटर से। इसका मास डेंसिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर का मास डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मैं लेंस के बारे में डिस्कस करूंगी और इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। तो ये रह गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इन सब का याद करके रख सकते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि एयर का कितना होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, फिर आइस का 1.31 होता है, वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.52 और डायमंड का 2.42। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लिख के रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग बताया था मिरर के बारे में और उसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है।
आप लोग कभी घड़ी अपना बनवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि जो शॉपकीपर है वो एक लेंस का यूज करता है इसके टिनी पार्टिकल्स को, टिनी कंपोनेंट्स को देखने के लिए। तो ये क्या होता है, ये लेंस होता है जिससे कि ये जो छोटा कंपोनेंट है वो बड़ा दिखे। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए लेंस क्या होता है। लेंस होता है ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। दो सरफेस से एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो बनता है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। एक सरफेस या फिर दोनों सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो, फॉर्म्स अ लेंस। दिस मीन्स दैट ए लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब ये है कि जो लेंस है वो एक स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है। तो लेंस कितने तरह का होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वेक्स लेंस होता है जो इसका एज जो होता है इसका ये थिन होता है, और ये जो सेंटर होता है वो वाइड होता है, और इसका जो एज होता है वो वाइड होता है, और सेंटर जो है वो थिन होता है। तो ये कनकेव, ये कन्वेक्स लेंस हो गया और ये कनकेव लेंस हो गया। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का जो होता है वो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस होता है। एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, और इसी के ऊपर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैं अगले स्लाइड पे बताऊंगी। इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपने मिरर में भी पढ़ा होगा कि जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास करे एक इमेजिनरी लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, इसको जो सेंटर पॉइंट है लेंस का उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अपर्चर किसको बोलते हैं, जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको अपर्चर बोलते हैं। और हम लोग अभी जितने भी केसेस पढ़ेंगे उसमें अपर्चर जो है वो स्मॉल होगा, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो चलिए अगले स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस पे और कन्वेक्स लेंस पे। ये 6 केसेस हैं जो हम लोग के सिलेबस में है और इसे हम लोगों को पढ़ना है। जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो तो ये फोकस पे इमेज बनता है, और ये हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का होता है, और इसका नेचर जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब बियॉन्ड 2f1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 होता है, और डिमिनिश्ड होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और जब एट f1 2f1 होता है तो पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2 होता है और सेम साइज का होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और बिटवीन f1 एंड 2f1 होता है तो बियॉन्ड 2f2 होता है इमेज का फॉर्मेशन, और इनलार्ज होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और एट f1 होता है तो इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इन्फिनिटली लार्ज होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और ये लास्ट केस है बिटवीन f1 एंड o। o क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, और इनलार्ज होता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इसका एक ही केस है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट का है, बाकी सारा जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड का है। तो अगले स्लाइड में मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये है इमेज फॉर्मेशन थ्रू डायग्राम कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का ये इमेज फॉर्मेशन है, और यहाँ पे जब इमेज इमेज जो है इन्फिनिटी पे होता है तो ये फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट केस है। और सेकंड केस है जब 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में रहे तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो f2 और 2f2 के बीच में होता है। और थर्ड केस है जब इमेज जो है वो 2f1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे c1 पे, तो इसका फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 पे होता है। और फोर्थ केस है जब ये दोनों 2f1 और f1 के बीच में रहे तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो f2 और 2f2
2f2 के ऊपर होता है और इनलार्ज होता है, और इसमें तो इनलार्ज नहीं दिख रहा है, बट ये ए बी डैश जो है वो बड़ा है ए बी से। तो आप लास्ट जो पेज है उससे कंपेयर करके इसको देख भी सकते हैं। और दो केस और है, वो मैं आपको आगे बता। तो ये फिफ्थ केस है, जब इमेज जो है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे होता है तो इसका फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होता है। और ये सिक्स्थ केस है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और सेंटर O के बीच में होता है तो इसका इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द लेंस होता है, यानी कि लेंस के सामने होता है और ये इनलार्ज्ड होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक रे जो है वो फोकस से जा रहा है और एक ओ से जा रहा है, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन जो है ये ए बी ये इधर हुआ है। सो ये 5 और 6 केस है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला है लेंस का, ये दोनों लेंस के लिए वैलिड है। 1/v इज इक्वल -1/e इज इक्वल टू 1/f। u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, और f क्या है फोकस। और लेंस का जो साइन कन्वेंशन है वो सेम होता है जैसा कि मिरर का होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर साइन कन्वेंशन माने तो इससे ऊपर हम लोग जाते थे तो पॉजिटिव लेते थे, और इससे नीचे जाते थे तो नेगेटिव लेते थे। और पोल से दूर जाते थे तो नेगेटिव लेते थे, और इस साइड भी अगर दूर जाते थे तो नेगेटिव लेते थे। तो यही साइन कन्वेंशन है इसका भी। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस के पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। उसको डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम लोग पावर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। और द पावर ऑफ a लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है उसके रेसिप्रोकल होता है पावर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डायोप्टर, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 इनवर्स में मीटर होता है। तो ये इसका यूनिट है। और ये सबसे नोट करने वाली चीज है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि एक लेंस का जो पावर है वो 2 डायोप्टर है, तो ये कौन सा लेंस होगा? तो ये कनकेव लेंस होगा। और अगर +2D बताया है तो ये होगा कन्वेक्स लेंस। सो यही इसका डिफिनेशन हो गया, और ये यहीं तक एंड हो गया। आज हमारे लाइट चैप्टर का एंडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि क्या एक बॉडी रेस्ट पे और मोशन में दोनों एक साथ हो सकती है? तो आप इसका जवाब मुझे बताइए। तो ये मोशन चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, ये क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है? किसी भी बॉडी का स्टेट या तो रेस्ट होता है या मोशन होता है। इसका मतलब क्या है? रेस्ट हम किसको बोलते हैं? जब कोई बॉडी मूव ना करे, जब किसी भी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज ना करे, उसी को रेस्ट कहते हैं। और जब उसका बॉडी का पोजीशन चेंज कर जाए तो उसको मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ से ये यहाँ आ गया तो इसका पोजीशन चेंज हो गया तो ये मोशन में आ गया, इसको मोशन कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक बॉडी रेस्ट में और मोशन में हो सकती है? तो चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से सिखाती हूँ। एक चेयर है, यहाँ पे एक बच्ची है वो बैठी हुई है। तो ये बच्ची अगर बैठी हुई है तो ये रेस्ट में है, और ये बैठी हुई कहाँ पे? एक चेयर पे है। चेयर कहाँ पे है? अर्थ पे है। तो आप मुझे बताइए कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स 365 डेज रिवॉल्व कर रही है। तो फिर हम लोग जितने भी आदमी, जितनी भी जो भी चीज अर्थ पे है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है या नहीं? जैसे कोई भी आपसे पूछे कि ये लड़की यहाँ पे अगर बैठी है अर्थ पे और यहाँ कोई चांद पे से देखे, ये मून है, इस पे से इसको देखे तो ये रेस्ट में होगी या मोशन में होगी? ये मोशन में होगी। लेकिन यही व्यक्ति, दो व्यक्ति है जो अर्थ पे दोनों बैठा है, चुपचाप शांति से बस बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। बट कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चांद से इसको देखे तो ये दोनों मोशन में होगा।
क्योंकि अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, इसीलिए। तो कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है या मोशन में होती है, तो आप पहले उसे ये पूछिए कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। ये रिस्पेक्ट में जानना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट में मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है, ये क्लास 11th में पढ़ना है, कि मतलब किसके कंपैरिजन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसका स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन ए बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, then it is known as uniform motion. ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? जब कोई बॉडी जो है वो यहाँ से ये 5 मीटर डिस्टेंस चली, ये 5 मीटर डिस्टेंस चली 10 सेकेंड में, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर से ये 5 मीटर ही चली, तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 मीटर थी, ये भी डिस्टेंस 5 मीटर, और टाइम भी ये 10 सेकेंड और ये टाइम भी 10 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल होना चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑफ टाइम, इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे मैं इसका डिफिनेशन सीधा सीधा आप ये समझिए कि या तो डिस्टेंस चेंज करे या टाइम चेंज करे, या फिर डिस्टेंस और टाइम दोनों चेंज करे, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे 5 मीटर ये चली 5 सेकेंड में, लेकिन अगला 5 सेकेंड में ये 2 मीटर ही चली, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और ये 5 मीटर चली 2 सेकेंड में, लेकिन ये 5 मीटर चली 5 सेकेंड में। तो यानी कि यहाँ पे टाइम चेंज कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर रहा है, और यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दोनों चेंज कर रहा है। तो ये तीनों केस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आएगा। जैसे 5 मीटर चली यहाँ पे 2 सेकेंड में, फिर 4 मीटर चली 3 सेकेंड में, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज किया, यहाँ पे टाइम चेंज किया, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों चेंज किया। तो ये तीनों केस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इसका यूनिट भी होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड का है, डिस्टेंस का लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, फिर जो वेट होता है उसका, सॉरी मास होता है उसका केजी होता है।
तो ये सब सारे एसआई यूनिट है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बस ये मैग्नीट्यूड है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है ईस्ट में, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब मैं आपको बता दी हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता होता है द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जैसे कोई भी बॉडी कितना पाथ ट्रेवल की, उसको डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे समझाती हूँ। क्या हो गया? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी कितना पाथ ट्रेवल की, उसको डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है? क्योंकि कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल करेगी कोई थोड़ा सा भी डिस्टेंस, तो उसका डिस्टेंस होगा। कोई कोई भी बॉडी अपना पोजीशन थोड़ा सा भी चेंज करेगी तो उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर बॉडी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है ये, और यहाँ से ये बॉडी यहाँ चली, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर वापस यहीं पे आ गई, तो ये भी फाइनल पोजीशन हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। क्योंकि ये जहाँ से आई, जहाँ से स्टार्ट की थी अपना चलना, वहीं पे आके इसका एंड हो गया। तो इसलिए इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस में भी यहाँ से कोई बॉडी चली, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर यहाँ पे आ गई, तो इसका डिस्टेंस जीरो हो गया। बट ऐसा नहीं है। डिस्टेंस होता है जो पाथ बॉडी ट्रेवल कर रही है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से ये बॉडी चली ए से, और फिर इधर गई, इधर गई, फिर यहाँ पे डायरेक्टली ए पे आ गई, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो ये लेंथ होगा, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ और ये लेंथ, इसका एडिशन होगा, ये इसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। Distance can never be zero, but displacement can be zero. अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड होता है डिस्टेंस
अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम का फ्रैक्शन है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। और वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है। और यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से बाई टू। ये इसका फॉर्मूला है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका रियल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड से ये बॉक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करे, यानी कि ये एक्सेलरेट करे, तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि जब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करे उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल में यही होता है कि जब अपना वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन चेंज करे उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ऊपर लिखा हुआ है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी का यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड, और नीचे से 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड और ऐड हो जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये इसका ऐसा यूनिट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के ये 3 फॉर्मूलाज हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन है। तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन, और s क्या है, डिस्टेंस, और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का द एंड होता है, और मोशन का, और एक लास्ट मोशन बचा है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हेन ए बॉडी कवर्स सर्कुलर पाथ, जब कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशन करता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और रिवोल्यूशन करता है। तो रिवोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन होता है जब कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे। तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, स्पीड से मूव करे सर्कुलर पाथ पे, तो ये उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करे उसको नॉन यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे ऑन सर्कुलर पाथ। इस पे राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बन पाता है, सो इट्स ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये मोशन का पूरा डिटेल में लेक्चर मैंने बना दिया है। अब इसके बाद मैं आपको फोर्स और उसका लॉज के बारे में बताऊंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।